इस वीडियो में हम मई 2021 के बैंकिंग के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर से में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन निर्माताओं, चिकित्सक उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, अस्पताल और संबंधित क्षेत्रों जैसी संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने घोषणा की कि उसे कृषि उत्पादों के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा डिजिटल भुगतान भागीदारी के रूप में चुना गया है। केएमबीएल कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड किसान व्यापारियों और किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ किसान उत्पादक संगठनों सहित ई नाम प्लेटफॉर्म पर सभी हित धारकों के लिए ऑनलाइन लेन देन को सक्षम और सुगम बनाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय के बाद आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से लक्ष्मी विलास बैंक को बाहर कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। एचडीएफसी बैंक और कॉमन सर्विसेज सेंटर सीएससीज ने पिछले मील ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में ग्रामीण स्तर के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबोर्ड ईवा लॉन्च किया है। किसने किया है चैटबोर्ड ईवा लॉन्च? एचडीएफसी बैंक ने। यह पहल इंडिया और भारत के बीच की खाई को पाट देगी। शहरी भारत को डिजिटल दुनिया के लिए सीखने और अनुकूल होने की जल्दी है। ग्रामीण भारत ने चुनौतियों का सामना किया है क्योंकि इसमें इंटरनेट की पैठ कम है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत भर में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज़ माई नंबर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज़ माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपनी बचत व चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रीपेड भुगतान उपकरण पीपीआई कंपनी के रूप में संचालित करने के लिए ई रूट ट्रैकोलॉजीज लिखा हुआ है, वो टेक्नोलॉजीज है। टेक्नोलॉजीज को प्राधिकरण प्रदान किया है। आरबीआई ने देश में सेमी क्लोज्ड प्रीपेड उपकरणों के जारी करने और संचालन शुरू करने के लिए स्थायी वैधता के साथ ई रूट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकरण जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित अपर्याप्त पूंजी नियामक गैर अनुपालक पालन पर यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 10 मई 2021 को एक आदेश के माध्यम से केंद्रीय बैंक ने सहकारी ऋणदाता को 13 मई 2021 को कारोबार बंद करने से बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया है। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक और 2 अन्य उधारदाताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर आरबीआई एमएसएमई क्षेत्र को ऋण निर्देश 2017 और शैक्षिक ऋण योजना और कृषि के लिए ऋण प्रवाह, कृषि ऋण मार्जिन सुरक्षा आवश्यकताओं की छूट पर परिपत्रों में निहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन अनुपालन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की
लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करेगा। आकस्मिक जोखिम बफर 5.50 पर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है कि सभी प्रीपेड भुगतान साधन पीपीआई या मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, फ़ोनपे और मोबीक्विक पूरी तरह से केवाईसी अनुरूप हैं। आरबीआई ने डेबिट कार्ड और ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों से नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर सभी स्थानों टियर 1 से 6 पर 10,000 रुपये की कुल मासिक सीमा के भीतर 20,000 रुपये प्रति लेन देन कर दी है। पहले यह सीमा 1 और 2 टियर शहरों के लिए 1,000 रुपये थी, जबकि टियर 3 और 3 से 6 शहरों के लिए 2,000 रुपये थी। आरबीआई ने गैर बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण केवाईसी पीपीआई से नकद निकासी की भी अनुमति दी है। ऐसी नकद निकासी पर शर्त होगी 10,000 रुपये प्रति माह प्रति पीपीआई की कुल सीमा के साथ प्रति लेन देन 2,000 रुपये की अधिकतम सीमा कार्ड वॉलेट का उपयोग करके किए गए सभी नकद निकासी लेन देन प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त कारक AFA पिन द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ने व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। इससे पहले सीमा 31 जुलाई 2021 थी। कोविड महामारी के कारण करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने ट्रू बीकन ग्लोबल के गिफ्ट IFSC वैकल्पिक निवेश कोष को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है। यह देश में किसी भी कस्टोडियन बैंक या नामित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट DDP द्वारा GIFT IFSC में शामिल AIF को जारी किया गया पहला FPI लाइसेंस है। इसके बाद है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अब पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है जिसने अपने NRI ग्राहक वर्ग को आसानी से ऑनलाइन खाता खोलने की पेशकश की है। अपने लघु वित्तीय बैंक क्षेत्र की अकेली ऐसी कंपनी होगी जिसके पास समय क्षेत्र के आधार पर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर होंगे। ICICI बैंक ने UPI ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की एक अनूठी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जो मौजूदा प्रथा से एक प्रस्थान का प्रतीक है, जो ऐसी आईडी को बचत बैंक खाते से जोड़ने की मांग करता है। यह पहल उपयोगकर्ताओं को सीधे अपने पॉकेट वॉलेट से छोटे मूल्य के दैनिक लेन देन करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा जिन ग्राहकों के पास पहले से UPI ID है, उन्हें पॉकेट्स ऐप पर लॉग ऑन करने पर एक नई ID मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई नियामक अनुपालन में कमियों के लिए HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI के अनुसार HDFC बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा और धारा 8 के प्रावधान का उल्लंघन किया है। आर्थिक करंट अफेयर्स अगले वीडियो में मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा, ये खाली मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ इनको।